हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन। और विलियन में हमने पढ़ा था वॉन हॉफ गुणांक के बारे में कि वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है, वियोजन के लिए वॉन हॉफ गुणांक की वैल्यू क्या होगी, संगुणन के लिए क्या होगी। जो पदार्थ ना वियोजित होते हैं ना संगुणित होते हैं उनके लिए वॉन हॉफ गुणांक की वैल्यू क्या होगी। साथ में हमने जो अणुसंख्या गुण पढ़े थे, हाँ, उनमें भी हमने कुछ संशोधन देखे थे जब वॉन हॉफ गुणांक की बात करी, राइट। तो आज हम इन अणुसंख्या गुण में जो संशोधन हुआ है उस पर हम आंकिक प्रश्न की बात करेंगे, मतलब वॉन हॉफ गुणांक पर आधारित आंकिक प्रश्न की बात करेंगे, जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन जरूर यहां से पूछा जाता है बेटा, 100% क्वेश्चन आता है। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं उन्हें हम आज करेंगे, तो अच्छे से देखना। स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट सेकंड आपको पता ही है क्या बेटा, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट पहला हमने वॉन हॉफ गुणांक के बारे में पढ़ाई था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हम भाई इसके बारे में? हम पढ़ेंगे संशोधित अणुसंख्या गुण पर आधारित आंकिक प्रश्न। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, वॉन हॉफ गुणांक पर आधारित आंकिक प्रश्न। दोनों एक ही बात है, बस टॉपिक अलग अलग है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है बेटा ये क्वेश्चन? ये कह रहा है 80% वियोजित होने पर CaNO3 का होल ट्वाइस, जिसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या नाम है बेटा? कैल्शियम नाइट्रेट। विलियन के लिए वॉन हॉफ गुणांक की गणना कीजिए। हमें वॉन हॉफ गुणांक निकालना है भैया CaNO3 का होल ट्वाइस के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, इसका वियोजन कराना पड़ेगा। तो चेक करते हैं आंसर में, चेक करते हैं। हम ले रहे हैं CaNO3 का होल ट्वाइस। जब ये वियोजित होता है बेटा, जब ये वियोजित होता है तो Ca पे आता है डाई पॉजिटिव और NO3 पे आता है बेटा नेगेटिव। कितने NO3 है? 2। तो इसलिए मैंने यहां पर 2 से गुना कर दी। क्लियर? बहुत अच्छे बेटा। अब हमने कहा जब t बराबर 0 है, जब कोई समय नहीं है, तो हमने कहा इसकी 1 अमाउंट ले ली, 1 मोल ले लिया हमने इसका CaNO3 का। इसका कितना लिया होगा? 0 0। जब t बराबर 0 है, कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई बेटा, कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, t समय लग गया, तो हमने कहा 1 में से अल्फा क्या हो गया? वियोजित हो गया। 1 में से अल्फा वियोजित, वियोजित मतलब अल्फा जो मात्रा है वो घट गई, और वो घटने के बाद किस में कन्वर्ट हुई? Ca डाई पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर, इसमें कन्वर्ट हो गई। क्लियर बेटा? बहुत अच्छे। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा था यहां पर अल्फा अमाउंट घटी, तो ये कितना बना होगा भाई? अल्फा बना होगा। चेक करो, CaNO3 एक मोल से एक ही तो बन रहा है। ये एक से कितना बन रहा है? 2। तो ये कितना बना होगा? 2 अल्फा। ये कितना बना होगा? 12। दुगना बन रहा है ना, देखो दुगना बन रहा है। CaNO3 का होल ट्वाइस 1 है ना, यहां पर 1 से भाई कितना बना? 1 बना। ये 1 से कितना बना? 2 बना। तो अगर यहां से अल्फा की कमी हो रही है तो ये अल्फा बनेगा और ये 2 अल्फा, क्योंकि दुगना बन रहा है तो दुगना ही तो बनेगा। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब वॉन हॉफ गुणांक क्या था? आई क्या था बेटा? आई क्या था? वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या बटे वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या। वियोजन के बाद कुल मोल, यही तो है। वियोजन के बाद कुल मोल ये रे, अरे दिख गए? तो चेक करो वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या कर दी सिर्फ, चेक करो बेटा, चेक करो। चलिए, सॉरी, वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या देखो बेटा कितनी है, चेक करो। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, यही तो है। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बटे वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या। वियोजन से पहले यही तो है, कितना? 1 प्लस 0 तो आई बराबर क्या होगा? इस अल्फा से, चेक करो भाई, इस अल्फा से अल्फा खत्म, खत्म है नहीं खत्म है? जल्दी बताओ।
ये प्लस अल्फा ये माइनस अल्फा, क्या बचा 1 + 2 अल्फा अपॉन अपॉन 1 + 0 0 1 ही तो यार, अपॉन तो बटे में सभी रहता है। तो आई कितना आ गया बेटा 1 + 2 अल्फा, जहां अल्फा क्या है, जहां अल्फा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या है वियोजन की मात्रा। अब सुनो यहां तक आ गए, इसे समीकरण 1 कह दो। अब सुनो उसने कहा ये जो CaNO3 का होल ट्वाइस है कैल्शियम नाइट्रेट है, ये 80% वियोजित होता है, यानी कि वियोजन की मात्रा अल्फा दे दी और पूछ क्या रहा है वो वॉन ऑफ गुणांक पूछ रहा है। तो वियोजन की मात्रा और वॉन ऑफ गुणांक में रिलेशन हम निकाल चुके हैं। अल्फा रख दो, अल्फा कितना बेटा अल्फा 80% है, 80% लिख देता हूं मैं यहां पर। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर कितना है 80%, मतलब 80/100, 80% मतलब 80/100, कितना 0 से 0 खत्म, तो कितना बचेगा 8 को 10 से डिवाइड करोगे 0.8, 0.8 रख दो वैल्यू अल्फा की यहां पर। तो समीकरण 1 से बेटा, समीकरण 1 से जैसे रखोगे तो आई बराबर क्या होगा 1 + 2 अल्फा, अल्फा कितना है 0.8। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है जल्दी बताओ, क्लियर है बहुत अच्छे। तो आई बराबर 1 + 2 की गुना 8 में करोगे 8 दूनी 16, एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 1.6 + 1 तो आई कितना आ जाएगा बेटा 2.6, 2.6। तो वांट ऑफ गुणांक की वैल्यू कितनी आ जाएगी CaNO3 जब 80% वियोजित होता है तो कितनी आएगी बेटा आई बराबर 2.6। क्लियर है या नहीं, समझ में आ गई बात, चले आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है 2026 में आपको एक क्वेश्चन दिख जाए, 2026 100% आने वाला क्वेश्चन। क्या कहता है ध्यान से देखो, 0.1 कैपिटल M ग्लूकोज तथा 0.1 कैपिटल M NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों, कारण सहित बताओ भाई। 0.1 कैपिटल M ग्लूकोज है, 0.1 कैपिटल M बेटा हमारा क्या है, हाँ NaCl है। तो मुझे बताना है किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा। आपको बताया है परासरण दाब एक अणु संख्या गुण है, परासरण दाब क्या है बेटा एक अणु संख्या गुण है, और अणु संख्या गुण किस पे डिपेंड करता है, आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिसमें आयन्स जितने ज्यादा होंगे परासरण दाब उतना ज्यादा होगा, जिसमें आयन्स जितने कम होंगे परासरण दाब उतना कम होगा। क्लियर है नहीं, चेक करते आंसर में। NaCl को जब आयनों में तोड़ा तो Na पे प्लस Cl पे माइनस आया, कितने आयन मिले बेटा 2 आयन, राइट। ग्लूकोज का आयनन नहीं होता है तो यहां पर आप एक ही मॉलिक्यूल इंक्लूड करोगे, यहां जबकि कितने में कन्वर्ट हो रहा है 2 में, इसका कोई आयनन नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ ज्यादा आयन्स कहां मिल रहे हैं आपको NaCl में। तो चूंकि परासरण दाब एक अणुसंख्या गुण है और अणुसंख्या गुण किस पे डिपेंड करता है, आयनों पे, तो जिसमें जितने ज्यादा आयन्स उसका परासरण दाब उतना ज्यादा। तो किसका परासरण दाब ज्यादा होगा NaCl का। तो चेक करो परासरण दाब, आंसर देखो बेटा आंसर, परासरण दाब अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है तथा अणुसंख्या गुणधर्म अणुओं या आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं, अणुओं या आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं। अतः 0.1 कैपिटल M NaCl का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर, आंसर क्लियर है। आपसे जरूरी नहीं परासरण दाब ही कहे, इसकी जगह क्वोथनांक में उन्नयन आ सकता है भाई, चारों प्रॉपर्टी में से कोई सा भी आ सकता है, हिमांक अवनमन आ सकता है, समझ रहे हो।
वाष्प दाब में अवनमन आ सकता है, चारों में से कोई सा आ सकता है, क्योंकि चारों की चारों प्रॉपर्टी क्या है, अणुसंख्या गुण है। और अणुसंख्या गुण किस पे डिपेंड करते हैं, अणुओं या आयनों की संख्या पे। बात समझ में आ गई होगी आपको, आ गई या नहीं आ गई, नोट कर लोगे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, KCl जल में पूर्ण वियोजित हो जाता है। जो KCl है ना बेटा, वो जल में पूरा का पूरा वियोजित हो जाता है। बहुत अच्छे। तो कह रहा है 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम KCl घोला जाए। 1 किलोग्राम जल है, उसमें कितने ग्राम में KCl डालूं, KCl का भार कितना ग्राम डालूं, KCl का भार बताना है कि हिमांक माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मैं जल के अंदर 1 किलोग्राम जल में कितना KCl की मात्रा मिला दूं जिससे उस जल का हिमांक कितना हो जाए, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक आप जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे मैं KCl मिलाऊंगा हिमांक घटता जाएगा। तो कितना KCl डालूं जिससे हिमांक कितना हो जाए, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। आगे चलो, जल के लिए KF का मान 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स और KCl का अणुभार 74.5 किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है बात, क्लियर है क्या नहीं, बहुत अच्छा। वो कह रहा है KCl जल में पूर्ण वियोजित हो जाता है। तो वियोजित हो रहा है तो इसके लिए पहले बॉन्ड ऑफ गुणांक का मान निकाल लो, आई का। KCl के लिए सॉरी आंसर लिख लेते हैं, आंसर KCl पूर्ण वियोजित हो रहा है तो K पे प्लस Cl पे माइनस, K पे प्लस Cl पे माइनस। समझ लो बात को। तो मैंने कहा भाई इनिशियल इसका 1 मोल, इसका 0.0, 1 में से अल्फा गया, ये अल्फा है ना, ये अल्फा और ये अल्फा। तो आई बराबर क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा खत्म, आई बराबर 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। चूंकि 100% वियोजित हो रहा है, KCl क्या हो रहा है बेटा, 100% वियोजित हो रहा है, सॉरी KCl 100% क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। और जो 100% वियोजित होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मुझे बताओ भाई बताओ जल्दी से, आई का मान कितना होगा, आई का मान 1 प्लस 1, आई कितना आ गया 2। KCl के लिए आई की वैल्यू 2। जरूरी नहीं आप ऐसे निकालो, जरूरी नहीं, ये तो मैंने करके दिखाया आपको कि आई का मान कितना आना है 2। हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब इसको रफ कर दो, पता चल गया होगा, बहुत अच्छा। यहां पर रफ कर रहा हूं मैं इसको, चलो यहां पर लिख लेंगे हम, यहां पर लिख लेंगे अगर बेटा t बराबर 0 है, t बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ये 1 और सॉरी इसकी वैल्यू 1 होगी और ये 0 और ये 0। t बराबर t पर ये आप 0 हो जाएगी क्योंकि 100% वियोजित हो रहा है। यहां लिख सकते हो 100% वियोजन पर 100% का है ना, देखो जल में क्या हो रहा है, पूर्ण वियोजित हो रहा है, पूर्ण का मतलब 100%। तो ये 0 बचेगा क्योंकि 100% कन्वर्ट हो गया वो K प्लस और Cl माइनस में। तो ये कितना बन गया होगा 1 1। तो I बराबर क्या होगा 2/1 मतलब 2। कैसे लिखा मैंने बेटा, वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या 1 प्लस 0 तो 2 ही आएगा, अपोन वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या 1 प्लस 0 1 ही आएगा तो 2/1 मतलब 2। डायरेक्ट लिख सकते हो 100%। आई पता चल गया मुझे निकालना क्या है कि कितनी मैं ग्राम मात्रा डालू KCl की जिससे उसका क्वोथनांक इतना हो जाए। तो चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है, दिया है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। KCl जल में पूर्ण वियोजित हो जाता है, उसके लिए हमने आई का मान निकाल लिया। 1 किलोग्राम जल में यानी कि कैपिटल W दे दिया, 1 किलोग्राम जल विलायक होता है और विलायक का भार कितना है 1 किलोग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो भैया कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। यहां तक बात सही है, बहुत अच्छी। कितना ग्राम KCl मिलाया जाए, KCl विलय है तो विलय का भार भाई फाइंड आउट करना है।
कितना ग्राम मिला, स्मॉल डब्ल्यू निकालना है कि हिमांक माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो यानी कि तो टीएस है, विलियन का हिमांक है, तो इसे मैं टीएस ना क्या कि टीएफ कह देता हूं। टीएफ, टीएफ मतलब विलियन का हिमांक, विलियन ही तो होगा जब हमने केसीएल डाला इसमें, विलियन का हिमांक टीएफ कितना हो गया बेटा, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते, जल के लिए केएफ का मान, भैया केएफ दे दिया 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। और भी कुछ दिया है क्या? हाँ और दिया है, और दिया बेटा अणुभार। अणुभार होता है मोलर द्रव्यमान, यानी कि केसीएल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान ये दे दिया भाई। स्मॉल एम होता है, कितना दिया है 74.5 ग्राम प्रति मोल, ये दे दिया। सही है, फॉर्मूला लगाना है हिमांक वाला। क्या था हिमांक वाला फॉर्मूला? हम जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर, भाई मोलर द्रव्यमान और हिमांक में नमन में संबंध, डेल्टा टीएफ बराबर वांट ऑफ गुणा केसीएल है तो आई से गुना करूंगा, आई से गुना करूंगा भैया, तो आई गुना 1000 गुना केएफ गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। बस आई से ही तो गुना करनी है बेटा, बाकी तो सब कुछ सेम है। अब मेरे पास डेल्टा टीएफ नहीं है, मेरे पास है टीएफ, चाहिए डेल्टा टीएफ। तो आपको पता होगा, यहां लिख देता हूं मैं, आपको पता होगा डेल्टा टीएफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ अगर आपको पता, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक। जल का हिमांक कितना होता है? वेरी गुड, मैंने अभी बताया भी था 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टीएफ कितना है बेटा? टीएफ कितना है? माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस के 8, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा बेटा 8 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीएफ का मान कितना आ गया हमारा? बराबर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा टीएफ कितना आ गया? 8 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीएफ कैसे निकाला पता चल गया होगा। डेल्टा टीएफ होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट शुद्ध विलायक का हिमांक, टीएफ विलियन का हिमांक। शुद्ध विलायक का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। विलियन का हिमांक कितना है? माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस के 8 रखा, माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री। सारी वैल्यूज मेरे पास है, मुझे यहां से क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉल डब्ल्यू। तो चेक करो बेटा, डेल्टा टीएफ 8 बराबर आई कितना है? आई 2, चेक कर सकते हो, गुना 1000 गुना केएफ कितना होता है? 1.86 गुना स्मॉल डब्ल्यू मुझे निकालना है, बटे मोलर द्रव्यमान कितना है? 74.5 74.5 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 1000। सब कुछ ठीक है या नहीं है जल्दी बताओ। 1000 से 1000 खत्म है या नहीं खत्म है? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे। अब मैं क्या करूं भाई? क्या करना है? एक काम करो, इसे इसे गुना भेज दो, इसको इसके गुना भेज दो, तो यहां पर क्या मिलेगा? 8 गुना 74.5 बटे 2 गुना 1.86 गुना स्मॉल डब्ल्यू। मुझे स्मॉल डब्ल्यू निकालना है, तो इसको कहां भेज दो? इसके अपॉन में। तो डब्ल्यू बराबर हाँ 8 गुना 74.5 बटे 2 गुना 1.86। कैलकुलेशन करना और यहां से क्या निकल के आ जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो कमेंट में आंसर करके बताना क्या आंसर आ रहा है आपका। ग्राम में आएगा वैल्यू। क्लियर है? नोट करो फिर आगे चलते। समझ में तो आई होगी बात। पहले मुझे केसीएल चूंकि पूर्ण वियोजित होता है, तो केसीएल का वांट ऑफ गुणांक निकालना पड़ेगा। मैंने वांट ऑफ गुणांक निकाला केसीएल का, जितने आयंस होंगे वो आई का मान होगा। 2 आयंस है तो आई वैल्यू 2, लेकिन मैंने फिर भी करके दिखाया आपको कि टी बराबर 0 पे ये 1, ये 0 0। जब हमने कहा कि यह 100% वियोजित हो जाता है, इसका मतलब ये सारा का सारा केसीएल कन्वर्ट हो गया के प्लस और सीएल माइनस में। तो मैंने कहा ये 1 अमाउंट थी तो 1 की 1 कन्वर्ट होगी, 1 बनेगा के प्लस का और 1 बनेगा सीएल माइनस का, और ये कितना बच जाएगा? 0। तो आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, और मैंने इससे पहले आपको हिंट भी दे दिया। सही है? नोट करो आगे। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 हमें
एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है। कोई जलीय विलयन है जिसमें 12.48 ग्राम जो बेरियम क्लोराइड है वो 1 किलोग्राम जल में घोल दिया, जिसमें हमने देखा कि वो जब उबला 373.0832 केल्विन पर उबलता है। वो जो बॉइल हुआ, वो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट आया, क्वथनांक आया, वो इतना है। तो बेरियम क्लोराइड के लिए वियोजन की मात्रा की गणना करनी है। बेरियम क्लोराइड के लिए मुझे क्या निकालना है? वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा अल्फा होती है, अल्फा निकालना। और अल्फा का रिलेशन किससे है? वॉन हॉफ गुणांक से। अल्फा का रिलेशन किससे है बेटा? वॉन हॉफ गुणांक से। निकालते हैं ना बार बार हम। खैर आगे चलते हैं। केबी का मान इतना है, बेरियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान इतना है। बहुत अच्छे। क्या करें जी यहां से? हम क्या करें यहां से? सिंपल, पहले वॉन हॉफ गुणांक का मान निकालेंगे आई का। आई का मान निकालने के लिए आई का रिलेशन बेरियम क्लोराइड के लिए और वियोजन की मात्रा में रिलेशन निकाल लेंगे। हाँ, आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा निकाल लेंगे। चेक करो कैसे दिया है। स्टार्टिंग से चलते हैं। क्या क्या वैल्यू दे दी बेटा? हाँ, जिसमें ये 2024 का क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में 2024 से पूछा गया है। 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड यानी कि स्मॉल डब्ल्यू दे दिया 12.48 ग्राम। बहुत अच्छा। 1 किलोग्राम यानी कि कैपिटल डब्ल्यू 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। बहुत अच्छे। जल में घुला है तो फिर जल का जो हमारा टी, मैंने कहा टीबी बोल देते हैं, जल का जो विलयन का क्वथनांक आया वो कितना है? 373.0832 केल्विन। 08 तक रख लेते हैं, इतना कैलकुलेशन में रख लेंगे 08 तक, इतना है। तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा गणना करनी है, अल्फा निकालना है भैया। अच्छा, फिर उसने कहा है कि केबी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और साथ में बेरियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम दे दिया बेटा 208.34, ये दे दिया ग्राम मोल इनवर्स। अब यहां से मुझे क्या करना है? मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वथनांक में उन्नयन का। उसके लिए डेल्टा टी भी चाहिए। अब मैं जानता हूं बेटा ये तो विलयन का क्वथनांक है, जानता हूं ना। तो चूंकि मैं जानता हूं डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी विलयन का क्वथनांक, टीबी नॉट शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलायक कौन है? जल, जल का क्वथनांक। तो टीबी नॉट कितना होगा? जल का क्वथनांक होता है बेटा, कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। 373 केल्विन, 373 केल्विन, 373 केल्विन। तो चेक करो बेटा, डेल्टा टी भी बराबर ये कितना है? 373.08 माइनस 373 घटाओ तो कितना आएगा? 0.8 केल्विन। 0.08 केल्विन कितना आ जाएगा बेटा? 0.08 केल्विन, इतना आ जाएगा। चेक कर सकते 0.08 केल्विन। डेल्टा टी भी मुझे मिल गया। तो चूंकि हम जानते हैं, फॉर्मूला लगाओ, चूंकि हम जानते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, 5 नंबर का, 5 नंबर में आता है बेटा। चेक करना, डेल्टा टी भी बराबर क्या होता है? आई गुना 1000 गुना केबी गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। मुझे यहां से क्या निकालना है? वॉन हॉफ गुणांक का मान आई निकालना है, क्योंकि अब मुझे आई की वैल्यू नहीं पता। उसने कहा नहीं कितना परसेंट वियोजित होता है, बल्कि उसने वियोजन की मात्रा पूछी कि वियोजन की मात्रा क्या होगी, अल्फा पूछा है कि कितना परसेंट वियोजित होगा। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? आई निकालना पड़ेगा। आई इस फॉर्मूले से निकाल, सारी वैल्यूज दे दी। चेक करो बेटा, डेल्टा टीबी कितना है? 0.08। आई कितना है? आई देखो, आई निकालना है गुना 1000, केबी कितना है? 0.52, स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा? 12.48, 12 कितना है? 48, सॉरी 12.48 बटे स्मॉल एम कितना? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान है हमारे पास
0.34 गुना कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा 1000। कैपिटल डब्ल्यू कितना है 1000। तो 1000 से 1000 खत्म कर दोगे, नहीं कर दोगे? खत्म, यहां से 1000 से 1000 खत्म। अब क्या बचा? अब मुझे आई निकालना है, तो इसकी गुना इधर करनी पड़ेगी। तो आई बराबर 0.08 गुना 208.34 बटे, ये अपोन में आ जाएगा 0.52 गुना 12.48। 12.48। तो चेक करो बेटा, चेक करो अच्छे से। आप देखोगे ये भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो अब मेरे पास यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 20,834 बचा, यहाँ पर बेटा 52 बचा, और यहाँ 1248 बचा। जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो ये आंसर आएगा 2.56। कितना आएगा बेटा? 2.56। आई की वैल्यू कितना आने वाली है? 2.56। सही है। अब मैंने आई की वैल्यू निकालनी है, निकालनी मुझे वियोजन की मात्रा है। तो चेक करो बेटा, निकालनी क्या है हमें? वियोजन की मात्रा। तो अब मैं बात करता हूं बेरियम क्लोराइड की, BaCl2। जब BaCl2 वियोजित होगा, बेरियम क्लोराइड होता है बेटा BaCl2, तो Ba पे डाई पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। कितने Cl मिलेंगे? 2। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 अमाउंट लिया, 0 0। 1 में से अल्फा अगर वियोजित हुआ तो ये अल्फा बनेगा और ये 2 अल्फा बनेगा। ये कितना बनेगा बेटा? 2 अल्फा, क्योंकि दुगना बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आई क्या होता है? आई वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, ये देखो कुल मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बटे वियोजन से पहले कुल मोलों की संख्या 1 1 प्लस 0 0 1 ही रहेगा। अब मुझे बताओ बेटा, जब आप इसे कट करोगे तो अल्फा से अल्फा खत्म, क्या बचेगा? आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। और मुझे यहां से फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा निकालना है। तो मैं क्या करूं? 1 को इधर भेज दूं, तो 2 अल्फा बराबर आई माइनस 1। तो अल्फा बराबर क्या होगा? आई माइनस 1/2, आई माइनस 1/2। तो चेक करो बेटा, हमने भी देखा है आई की वैल्यू कितनी है? 2.56। तो आई की जगह में क्या रख दूंगा? 2.56। चेक करो, तो अल्फा बराबर 2.56 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। तो अल्फा बराबर कितना आने वाला है हमारे पास? 1.52 अपॉन 2। पॉइंट हटेगा, 2 0 नीचे आ जाएगी। अल्फा बराबर 2 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, 152 को, तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1, और 7 छिंग 6 दूनी 12, तो 76 आ गया बेटा। डिवाइड करोगे 100 से, तो अल्फा बराबर कितना आएगा? 0.76। अल्फा वियोजन की मात्रा, अगर परसेंटेज में निकालूंगा, परसेंटेज में, तो 100 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 76% लगभग वियोजन की मात्रा। तो आंसर क्या आने वाला है बेटा? अल्फा बराबर 0.76 आंसर आएगा इसके बाद। बात समझ में? कैसे करोगे? वियोजन की मात्रा निकालनी थी, वियोजन की मात्रा निकालने के लिए आपको आई निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालेंगे? हाँ, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अणुसंख्या गुण, मॉडिफाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी? आई से गुना कर देते हैं, तो वहां से सारी वैल्यू दे रखी थी, हमने वहां से आई निकाल लिया। जैसे मैंने आई निकाली तो BaCl2 के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। आप डायरेक्ट भी लगा सकते, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे ये फॉर्मूला कि भाई वियोजन के लिए अल्फा बराबर होता है I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, ये फॉर्मूला यहां पर डायरेक्ट लगा सकते थे। वियोजन के लिए अल्फा बराबर I माइनस 1 बटे N माइनस 1। N क्या है? N है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, वियोजन के बाद मोलों की संख्या। वियोजन के बाद मोलों की संख्या अगर आप देखोगे, 1 मोल तो Ba डाई पॉजिटिव का है और 2 मोल Cl के हैं, तो टोटल कितना है? 3 मोल। तो N की जगह 3 रख दोगे तो 2 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, समझ लो बात को। 1 मोल Ba का है और 2 Cl के हैं, तो टोटल कितने मोल है? 3 रख दो। तो यहां से भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते थे। क्लियर है बात? चले आगे। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके का क्वेश्चन है। वहां में वियोजन की मात्रा निकालनी थी और यहां में संगुणन की मात्रा निकालनी है। किसकी बेटा? संगुणन। वहां वियोजन की मात्रा अल्फा होती है, यहां भी संगुणन की मात्रा अल्फा ही होती है।
अल्फाई निकालना है। तो चेक करो, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.2 केल्विन का अवनमन होता है। अब क्या उसने डायरेक्ट दे दिया हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ होता है, तो डायरेक्ट डेल्टा टी एफ दे दिया आपके बेटा। फिर क्या कह रहा है, बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक के भी 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। यदि यह विलयन में डाइमर बनाता है, यानी कि 2 यूनिट्स आपस में जुड़कर 1 यूनिट में कन्वर्ट होती है, डाइमर बनाता है, तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? भाई अल्फाई निकालना है। सेम बस फॉर्मूला जहां पर वियोजन का हमने अल्फा बराबर लगाया था वहां पर I-1/n-1, यहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहां चेंज हो जाएगा। खैर देखेंगे इसको, फिलहाल तो आगे चलते हैं। चले आगे, बहुत बढ़िया, जो वैल्यू दे रखी लिख लेते हैं। दिया है बेंजोइक अम्ल कितना ग्राम है, 2 ग्राम, तो स्मॉल डब्ल्यू दे दिया भाई 2 ग्राम। बेंजीन में बेंजीन विलायक है तो कैपिटल डब्ल्यू 25 ग्राम। घोलने पर हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ दे दिया बेटा, डेल्टा टी एफ कितना दिया बेटा, 1.62 केल्विन, ये दे दिया 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। तो बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक के बी, सॉरी के एफ, मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कितना दिया बेटा, 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये दे दिया। तो कह रहा है यदि यह विलयन में डाइमर बनाता है तो हमें क्या निकालना है, संगुणन की मात्रा, अल्फा फाइंड आउट करना, कितना परसेंट हो। चेक करो, मोलर द्रव्यमान नहीं दिया, बेंजोइक एसिड का मोलर द्रव्यमान नहीं दिया, हमें वो चाहिए होता है, तो मैं निकाल लूंगा बेटा विलयन बेंजोइक एसिड ही तो है, बेंजोइक एसिड का मोलर द्रव्यमान, बेंजोइक एसिड का मोलर द्रव्यमान। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, C6H5COOH। कार्बन के एक परमाणु का भार 12, कितने कार्बन है 6, हाइड्रोजन का एक, कितना हाइड्रोजन है 5, फिर कार्बन आ गया तो फिर +12, फिर +12, फिर ऑक्सीजन आ गया 16, कितना ऑक्सीजन है बेटा 2 लगातार, तो 200 गुना कर दी, हाइड्रोजन आया तो फिर 1, 12 × 72, 5 × 5, 12 + 12 + 16 दूनी 32 और +1। तो चेक करो बेटा, चेक करो, 72 और 12 84, 84 और 5 89 और 1 90, 90 और 32 122, कितना आएगा 122, 122। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आ गया 122। क्लियर है। अब भाई आगे चलते हैं। चलिए क्या करना है, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर आई, वांट ऑफ गुणांक निकालना पड़ेगा ना भाई, वांट ऑफ गुणांक निकालूंगा तभी तो अल्फा निकलेगा। तो पहले मुझे क्या निकालना है यहां से, वांट ऑफ गुणांक, तो आई गुना 1000 गुना के बी गुना स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। सारी वैल्यूज आपके पास है। डेल्टा टी एफ कितना है 1.62, चेक करो 1.62। आई मुझे निकालना है यहां से 1000, के बी कितना है 4.9 है, यानी के एफ, के एफ बेटा के एफ, ये के एफ है। स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू 2 बटे कैपिटल स्मॉल एम कितना है 122 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 25। सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है। अब इसे काट सकते हो, कैलकुलेशन तो करनी है, इसे काट सकते हो 25 से, 25 चौक 100 40 बार, 25 चौक 100 एक जीरो बच जाएगी 40 बार। क्लियर है बात। आप इसे काट सकते हो। चलिए अभी काट लेंगे, फिलहाल आप क्या करो आई को इधर ले जाओ, तो आई बराबर 1.62 गुना 122, 122 की गुना इसमें जाएगी और ये जो गुना में ये अपोन में आ जाएंगे, तो अपोन 40 गुना 4.9 गुना 2। सही है या नहीं है, जल्दी बताओ सही है क्या। एक डिजिट के बाद पॉइंट है ऊपर, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो फाइनली एक जीरो नीचे आ जाएगी। फाइनली आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट है। 2 से कट जाएगा 122 कितनी बार
कितनी बार? 61 बार। कटेगा नहीं कटेगा? जल्दी बताओ। अब क्या बचा? आई बराबर 162 ऊपर बचा, 61 बचा, बटे नीचे कितना बचा? 40 गुना 49 गुना 10। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.50। आई बराबर कितना आ गया बेटा? 0.50। ये वैल्यू आ जाएगी जब आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? अब मुझे आई नहीं निकालना था, मुझे तो क्या निकालना है? संगुणन की मात्रा। तो चेक करते हैं। अब वो कह रहा है जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड CH3 COO C6H5 COOH, ये जो बेंजोइक एसिड है इसके दो मॉलिक्यूल बेंजीन में जाकर डाइमर बना लेते हैं। डाइमर बनाएंगे मतलब दो मॉलिक्यूल एक हो जाएंगे, दो मॉलिक्यूल एक, यानी कि दो से एक बनेगा। तो अगर ये एक है और ये 0 है तो एक में से अल्फा अगर घट गया तो ये अल्फा/2 बनेगा, आधा बनेगा। भाई अगर समझो एक से बेटा दो से एक बन रहा है तो एक से तो आधा ही बनेगा ना। अगर ये अल्फा घट रहा है तो ये अल्फा का आधा बनेगा, अल्फा/2 बनेगा। तो आई क्या होता है? वॉन ऑफ गुणांक क्या होता है? संगुणन के बाद कुल मोलों की संख्या, यही है ना। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 संगुणन के बाद मोल। बट संगुणन से पहले कुल मोलों की संख्या, संगुणन से पहले 1 + 0 1 ही रहेगा। क्लियर है बात? बहुत अच्छे। तो अब क्या करो, माइनस के अल्फा और प्लस के अल्फा/2 है तो भाई क्या होगा? प्लस के माइनस के अल्फा/2 बच जाएगा। भाई माइनस का अल्फा है और प्लस का अल्फा/2 है, प्लस के आधे हैं, अल्फा का आधा अल्फा/2 तो होता है। तो माइनस के अल्फा/2 बचेगा नहीं बचेगा? और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? यहां से अल्फा निकालना है। तो मैं क्या करूं? 1 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो। तो यहां क्या बचेगा बेटा? I माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा/2। अब क्या करो? माइनस को इधर ले जाओ। तो जैसे मैं माइनस को इधर ले जाऊंगा तो ये अल्फा/2 माइनस इधर जाकर 1 प्लस का हो जाएगा। माइनस ले जा रहा हूं बेटा इसको, या एक काम करो यही रखो, I माइनस 1। चेक करो बेटा, चेक करो। माइनस को मैं जब इधर लेके जाऊंगा इधर तो ये अल्फा/2 बराबर होगा माइनस माइनस क्या बेटा? I माइनस 1, I माइनस 1, I माइनस 1। माइनस अंदर ले जाओ तो अल्फा/2 बराबर ये 1 माइनस आई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। बहुत अच्छा। तो वैल्यू पुट करो जल्दी से आएगी। कितनी दी? 1 माइनस 0.50, 0.50। ये भी अद्धी है तो फाइनली कितना बचेगा? अल्फा बराबर बटे 2 कितना बचेगा? 0.50, 0.50। दुगना गुना कर दो, गुना कर दो, 2 गुना 0.50 तो कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा, 1.0। ये लगभग ऐसा ऐसा होगा। सॉरी, एक डिजिट और बढ़ा लो इसमें, एक डिजिट और बढ़ा लो इसमें, 4 कर दो। इसे भी चेक करो बेटा, इसमें एक और डिजिट बढ़ा लो। जब आप डिवाइड करोगे तो एक और 4 आ जाएगा। एक और बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अब मैं 1 में से घटाऊंगा 1.000, पॉइंट के नीचे पॉइंट 504। भाई 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गई 9। यहां कितना बचेगा बेटा? यहां बचेगा 9, 9 में से 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो कितना है हमारे पास? 0.496। गुना कर दो 2 से, 0.496। तो 2 से गुना जब मैं करूंगा इसकी, 12 दूनी 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो फाइनली अल्फा कितना आएगा? 0.992। यानी कि अगर मैं परसेंटेज में निकालू 2.99.2% आ जाएगा, 99.2% अल्फा। तो ऐसे संगुणन के लिए निकालना था, ऐसे ही वियोजन के लिए निकालना है। दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम तरीके। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, हाँ इसलिए आपको पता है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर या 5 नंबर में। तो 5 नंबर भी तो बहुत बैठते हैं,
सही है, समझ में आ गई बात। चलिए नोट करो अच्छे से, चले आगे, चेक कर लो अच्छे से। चले अब भाई सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दी है उसके लिए आई निकाल लो, वांट ऑफ गुणांक निकाल लो। आई के बाद हमें क्या निकालना होता है बेटा, हाँ अगर वो वियोजन की बात कर रहा है तो वियोजन के लिए आप अल्फा निकाल सकते हो, आई और अल्फा में रिलेशन होता है। ऐसे संगुणन के लिए मैंने करा रखा है दोनों के लिए। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि जल का प्रासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 वायुमंडल हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 आई बराबर इतना की मात्रा परिकलित कीजिए। यार डब्ल्यू निकालना यार, CaCl2 की मात्रा परिकलित कीजिए, तो मुझे डब्ल्यू निकालना है भाई, प्रासरण दाब। तो क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। दिया है बेटा, उसने दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो टी दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 273 जोड़ूंगा 300 कैल्विन आ जाएगा। साथ में प्रासरण दाब पाई दे दिया बेटा 0.75 वायुमंडल मतलब एटीएम हो, तो आयतन दे दिया भी 2.5 लीटर हो, तो घुले CaCl2 वांट ऑफ गुणांक आई दे दिया 2.47। तो मुझे पूछ रहा है कि भाई मात्रा निकालो CaCl2, मात्रा W, स्मॉल w निकाल। स्मॉल w निकालने के लिए मुझे मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो CaCl2 का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर, Ca का होता है कैल्शियम का 40, Cl का होता है 35.5, तो गुना 2 Cl है ना, तो 40 प्लस 71 फाइनली आएगा 111 ग्राम प्रति मोल। 111 ग्राम प्रति मोल। बस अब आपको क्या करना है, प्रासरण दाब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चूंकि हम जानते हैं पीवी बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना आर टी। आर तो गैस स्थिरांक है बेटा, आर विलियन स्थिरांक जिसे हम विलियन स्थिरांक बोलते हैं, कितना होता है 0.0821, सॉरी 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इंटू मोल, प्रति कैलोरी इंटू मोल। तो आर की वैल्यू मुझे पता, प्रासरण दाब पता है भाई मुझे 0.75 है। मुझे पता है क्या आयतन कितना 2.5 लीटर है, दे रखा है। स्मॉल w निकालना है, मोलर द्रव्यमान 111 है, आर मुझे पता है 0.0821, टी मुझे पता है 300 कैलोरी, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा। इसकी इसमें गुना करोगे तो 0.75 गुना 2.5 गुना 111 स्मॉल w, इसके और इसमें गुना करोगे तो आएगा 24.6। कर लेना बेटा, कितना आने वाला है 24.6। w निकालना है तो इसको अपॉन में डाल दो, तो w बराबर कितना आएगा बेटा 0.75 गुना 2.5 गुना 111 बटे 24.6, इतना आंसर आ जाएगा ग्राम। कमेंट करके आंसर बता देना बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन मैं करूंगा, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, आप खुद कर लेना। सही है, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, W निकाल। क्लियर है, कर लोगे, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्रासरण दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्ण वियोजित हो जाता है। प्रासरण दाब निकालना है, और क्या मान के निकालना है कि जो K2SO4 है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीट वियोजित हो जाता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है। तो पहले हम वांट ऑफ गुणांक आई का मान निकाल लें। आंसर K2SO4 जब वियोजित होगा, आयनों में टूटेगा, तो K पे प्लस आएगा, SO4 पे माइनस माइनस। कितने K हैं 2, इसलिए 2 से गुना कर दो। तो जितने आयंस होते हैं वो जब वो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है, पूर्ण वियोजित हो जाता है, तो वांट ऑफ गुणांक का मान आयनों के मान के बराबर हो जाता है। कितना आयंस है 3, तो 3 ही होगा। निकाल भी लेते हैं। अगर मैंने कहा ये 1 है, ये 0 0 है, तो 1 में से ये तो 0 बचेगा,
क्योंकि 100% वियोजित हो रहा है, पूर्ण से कन्वर्ट हो रहा है K प्लस और SO4 में, तो ये 1 की 1 अमाउंट कितनी कन्वर्ट होगी, 2 होगी ना भाई, एक से दुगना बन रहा है ना। तो अगर ये 1 हो रहा है तो ये दुगना बनेगा, 2 बनेगा, ये कितना बनेगा 1। ये तो एक से एक ही बन रहा है, ये एक से दो बन रहे हैं, दुगना बन रहा है। तो इसलिए आई का मान कितना होगा, वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या 2 + 1 3, वियोजन से पहले 1, तो आई का मान कितना आ गया 3। K2SO4 के लिए जब वो 100% वियोजित होता है, कह रहा है ना पूर्ण वियोजित हो जाता है, पूर्ण वियोजित मान के करना है। तो जब वो पूर्ण वियोजित हो जाता है, जो आयनों की संख्या होगी वही उसका वान ऑफ गुणांक होगा। कितना आयंस है, 2 K और 1 SO4 का, तो टोटल आयंस कितने 3, तो आई की वैल्यू भी कितनी आने वाली है 3 आने वाली। कैसे भाई, अगर ये 1 लिया हमने, मोल 1 लिया जब T बराबर 0 है और जब T बराबर T है, 1 मोल लिया तो ये 0 0 बनेंगे, जब T समय लगा तो ये सारा का सारा कन्वर्ट हो गया K प्लस और SO4 में, पूर्णतः वियोजित हो गया। तो ये कितना बनेगा, ये भाई 1 से 2 बन रहे हैं, तो ये भी 1 से कितना बनेगा 2 बनेगा, वो 1 से 1 बन रहा तो ये भी 1 से 1 ही बनेगा, आई निकलता है। और आगे देखो 2 लीटर दिया है, V बराबर 2 लीटर, और क्या दिया है उसने 25 डिग्री सेल्सियस, T दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 298 कैल्विन। आगे देखो 25 मिलीग्राम, K2SO4 के कितने 25 मिलीग्राम, यानी कि स्मॉल w दे दिया 25 मिलीग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करो इसको तो क्या करना होगा भैया, मिली हटाना पड़ेगा, यानी कि 10 की पावर -3 इतना ग्राम। मिली का मतलब होता है 1/1000, 1000 मतलब जब ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में चली जाएगी वैल्यू, तो 25 गुना 10 की पावर -3 मिलीग्राम। आगे चलते हैं बेटा, और क्या दिया है, घोलने पर बनने वाले विलयन का प्रासरण दाब पाई ज्ञात करना है भैया, पाई ज्ञात करना। तो मैं जानता हूं, चूंकि हम जानते हैं आयतन दे रखा है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पाई v बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना आर टी। आर तो मुझे पता होता है, आर तो मुझे पता होता है, मैं यही लिख देता हूं 0.0821 लीटर एटीएम कैल्विन इंटू मोल, प्रति कैल्विन इंटू मोल। आर तो मुझे पता है बेटा, आर तो मुझे पता है। अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान K2SO4 का निकालना है, K2SO4 का मोलर, तो साइड में निकालते हैं मोलर द्रव्यमान K2SO4 का मोलर द्रव्यमान। कॉपी बहुत बड़ी होगी तो टेंशन वाली बात भी नहीं है। अब मुझे बताओ मोलर द्रव्यमान बराबर K का 39 होता है, कितने के हैं 2, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने हैं 4 ऑक्सीजन है। तो काउंट करो और बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी बताओ कितना आंसर आने वाला है। मोलर द्रव्यमान स्मॉल है, 39 दूनी होता है 78 प्लस 32, 16 चौक 64, 78 और 32 होगा 110, और 110 और 64 174, तो कितना आने वाला है 174। K2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 174। भाई 78 और 32 होगा 110, 110 और 64 174, तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, पाई निकालना है। पाई बराबर आयतन कितना है 2 लीटर, चेक कर सकते हो। स्मॉल w कितना है बेटा, हाँ 25 गुना 10 की पावर -3, मोलर द्रव्यमान कितना है 174 गुना 0.0821 और गुना 298, 298 कितना होगा बेटा 298। तो पाई बराबर 2 बटे भेज दो, 25 गुना 10 की पावर -3 0.0821 गुना 298 बटे 2 गुना 174, कैलकुलेट करना और यहां से क्या निकाल लेना प्रासरण ताप, जो भी आंसर आए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कैलकुलेशन है बेटा, आंसर बताना। अगर आपको आंसर सही आ रहा है तो हम बताएंगे कमेंट करके, रिप्लाई करके कि आपका आंसर सही है नहीं है, आंसर बताना, ठीक है बेटा, कैलकुलेट करके। चले आगे, बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है।
हाँ, आज का सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और इस चैप्टर का ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, 5 नंबर में, 5 नंबर में पूछा गया था। कितने में? 5 में। क्या कह रहा है? NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के संप्रासारी है, संप्रासारी है। तो NaCl विलयन के वॉन्ट ऑफ गुणांक की गणना कीजिए। मुझे NaCl के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक निकालना है। चलिए, अब मुझे क्या करना है? दोनों के लिए प्रासरण दाब निकालना है। NaCl के लिए भी प्रासरण दाब और ग्लूकोज के लिए भी प्रासरण दाब, और चूंकि संप्रासारी है तो दोनों को बराबर रख देंगे। तो दोनों को जब बराबर रखेंगे तो बराबर रख के हम वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान निकाल लेंगे। तो चेक करते हैं जल्दी से। पहले बात करते हैं NaCl के लिए। NaCl के लिए चेक करो बेटा, NaCl के लिए जल्दी बताओ मुझे। स्मॉल w परसेंटेज दे रखी है 1.2, तो स्मॉल w होगा 1.2 ग्राम। कितने ml में घुला होगा? 100 ml विलयन में घुला होगा, मतलब 0.1 लीटर 100 ml। इसका मतलब क्या होता है? 1.2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब, इसका मतलब होता है 1.2 ग्राम जो NaCl है वो 100 ml विलयन में घुला है। तो स्मॉल w 1.2 ग्राम हो गया। आयतन कितना हो गया? 100 ml। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग करोगे तो इसलिए 0.1 लीटर। आगे देखो बेटा क्या कहा उसने, बस इतनी बात कही है, सही है। तो मुझे प्रासरण दाब निकालना है, आयतन मुझे पता है। NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। NaCl का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर Na का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो कितना आएगा? 58.5 ग्राम प्रति मोल। R फिक्स है, T क्या कह रहा है भाई? संप्रासारी है तो तापमान भी फिक्स होता है, ताप भी सेम होता है। तो प्रासरण दाब निकालते हैं। तब प्रासरण दाब पाई बराबर पाई V बराबर V बटे में डाल देते हैं, तो पाई बराबर चेक करना स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना V गुना RT। संप्रासारी की कंडीशन में, संप्रासारी की कंडीशन में तापमान समान होता है और प्रासरण दाब भी समान होता है, तो इसलिए ताप हमने T मान लिया। तो जो ताप NaCl का होगा वही ताप ग्लूकोज के विलयन का होगा, इसलिए T मान लिया ताप। और कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे क्योंकि ताप से ताप कट जाएगा। तो चेक करते हैं। पाई NaCl, मैं यहां लिखता हूं पाई NaCl, पाई NaCl। और मुझे यहां पर चूंकि NaCl का वॉन्ट ऑफ गुणांक कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मुझे क्या लगाना है? I से गुना करनी है, I भी लगाना है। तो पाई NaCl क्या है? I गुना स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना V गुना RT। तो पाई NaCl बराबर होगा I गुना स्मॉल w कितना है? 1.2। अनुभार कितना है बेटा? 58.5। V कितना है? 0.1 गुना R गुना T। इसे ओपन ना करो, इसे ऐसे रखो, इसे समीकरण 1 कहते हैं। अब यहां पर बात करते हैं हम ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए आप जानते हो ग्लूकोज का आयनन नहीं होता, तो ग्लूकोज का जो वॉन्ट ऑफ गुणांक है वो 1 होता है। आई का मान कितना होता है? 1। जबकि NaCl के लिए 1 से ज्यादा होगा, कितना होगा वही तो निकालना है। ग्लूकोज के लिए कितना होता है? 1 होता है आई का मान, तो इसलिए हम यहाँ पर आई लगाएंगे नहीं। तो चेक करो ग्लूकोज की परसेंटेज कितना है? 7.2%। तो यानी कि स्मॉल w 7.2 ग्राम। आयतन कितना हुआ? 100 ml। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 लीटर। क्लियर है बात? हाँ, R वैल्यू फिक्स है, ताप फिक्स है। मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो निकालते हैं कार्बन का 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का बेटा 16 इंटू 6। 12 छिंग 72, 12 एकम 12 और 16 छिंग 96, 16 छिंग 96। तो आप चेक कर सकते हो बेटा 72 और 12 84, 84 और 4 84 और 4 90 90 90 180। तो कितना आ जाएगा बेटा? 180 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। यहां तक बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। तो पाई निकाल लो, पाई ग्लूकोज,
निकालूंगा मैं पाई ग्लूकोज तो वह आएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुना v गुना r गुना t। आई नहीं आएगा क्योंकि ग्लूकोज के लिए आई का मान 1 होता है ना, तो 1 रखोगे 1 का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा। स्मॉल w कितना है बेटा? स्मॉल w है 7.2, m कितना है 180, v कितना है 0.1 गुना r गुना t। यहां तक बात समझ में आ गया? यह है प्रासरण दाब ग्लूकोज का। समीकरण 2 कह दिया। अब हम कह रहे हैं संप्रसारी की कंडीशन, संप्रसारी विलयन के लिए, संप्रसारी विलयनों के लिए। संप्रसारी विलयनों में क्या होता है, क्योंकि एक दूसरे के संप्रसारी है, तो संप्रसारी विलयन में क्या होगा, दोनों का प्रासरण दाब समान होगा। मतलब पाई NaCl बराबर होगा पाई ग्लूकोज के। पाई NaCl बराबर होगा किसके? पाई ग्लूकोज के। पाई NaCl कितना है बेटा? पाई NaCl चेक करो। पाई NaCl है, NaCl का बात कर रहा हूं, आई गुना 1.2 अपॉन, और क्या था बेटा? हाँ 58.5 गुना 0.1 गुना r गुना t, यही तो था। चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, चेक करो यार। आई गुना 1.2 अपॉन 58.5 गुना 0.1 गुना r गुना t। ग्लूकोज कितना है? 7.2 बटे 180 गुना 0.1 गुना r गुना t। उसके बराबर रख दो, रखो बराबर भाई, चेक करो। स्मॉल w 7.2 अपॉन 180 गुना 0.1 गुना r गुना t। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, यहां पर इससे ये खत्म हो जाएगा, RT से RT खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ। बहुत अच्छा। अब आप देख सकते हो, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा और ये अपोन में आ जाएगा। तो आई निकालना है, तो आई बराबर 7.2 गुना 58.5 गुना 0.1 बटे 180 गुना 0.1 गुना 1.2। भाई ये इसकी गुना में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। आई का मान निकालना, चेक करो, इससे ये खत्म। जल्दी से देखो बेटा, खत्म है या नहीं खत्म है? बहुत अच्छा। अब आप देखो, ये पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक पॉइंट हटा, एक जीरो नीचे आ जाएगी। तो आई बराबर कितना हुआ? ऊपर 72, 585, नीचे 180 गुना 12, और पॉइंट हटा, एक जीरो नीचे, गुना 10। पॉइंट हटा था, एक जीरो नीचे आ गया। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब क्या करो, 18 से काटो, 10 बार कट जाएगा। 18 धाम 180, 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72। 4 से काट दो, 4 तिया 12, तो आई बराबर होगा 585 बटे 10 गुना 3। अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं क्या करूंगा, 3 को उठाऊंगा, 3 से 58, 5 और 8 13, और 5 13 और 5 16, कटेगा नहीं 3 से। तो मैं क्या करूंगा, 585 पे 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा, जो आंसर आएगा बटे में 2 जीरो बचेगी, 2 पॉइंट इधर खिसका दूंगा। पढ़ो, 5 ही कम 3 ही कम 3, 2 बचा, उतार लिया आपने 8, कितना हुआ बेटा? 3 नम 27, 1 बचा, उतार लिया 5, 3 पंजे 15, तो पूरा का पूरा कट गया। 8 और 5 13, 13 और 5 13 और 5 कितना होता है? 18। तो कटना था यार, एक तो 195 बार, तो बस तो कटना था भैया। चलो कोई बात नहीं। तो आई हमारे पास कितना आ गया? ये कट गया 3 से, कितनी बार? 3 से काट सकते हो आप इसको, 3 से कट गया बेटा ये। आई बराबर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नम 27, और 3 पंजे 15 बटे 100, 2 पॉइंट इधर किसका हो, तो 1.95। आई की वैल्यू कितनी आई? 1.95 क्वांटम गुणांक NaCl। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते बेटा। आई होप कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल के कराए हैं सारे क्लियर हुए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर बेटा आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है बेटा, इतना तो कर ही सकते हो आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।